हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नीट एग्जाम के लिए। देखते हैं इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, क्योंकि आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है, अगर हमें इसका बेसिक मीनिंग अगर हमें पता है तो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है। जैसा हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देख रखी है, पहले देख रखी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, कि सेम सेम बट डिफरेंट। जो सेम हो लेकिन डिफरेंट हो, वही क्या होते हैं, आइसोमर्स। और ये फिनोमिना क्या हो जाती है, आइसोमेरिज्म। लेकिन यहां पर हमें इंपॉर्टेंट ये है कि डिफरेंट क्या है। तो यहाँ डिफरेंट क्या है, ये है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है ना, जो स्पेस में अरेंजमेंट है ग्रुप्स और एटम्स का, ये डिफरेंट होना चाहिए। और सेम यहाँ भी क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। और उसमें से थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट का डिफरेंट होना, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्फ़िगरेशनल कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशनल है, इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम, जीआई ओआई। अब ये कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल, ये किस बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। हमने कहा स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है, अगर अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो हमें टू डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे। अगर ये टू डिफरेंट फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल हो, इंटर कन्वर्टेबल, और ये इंटर कन्वर्टेबल रूम टेम्परेचर पर हो, तब तो हो जाएंगे कन्फर्मेशनल। और अगर ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल हो, नॉन इंटर कन्वर्टेबल, तो ऐसे को हम कह देंगे कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम देख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशनल, कन्फर्मेशनल, ये दो कैटेगरी हमने बना दी हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। यहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो आइसोमेरिज्म की कंडीशन है। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट। डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट का मतलब है सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, ये डायरेक्शन। अगर ये डिफरेंट है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कह देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, और यहां पर हमने कहा नॉन इंटर कन्वर्टेबल होने चाहिए। और वो नॉन इंटर कन्वर्टेबल क्यों होते हैं, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड जब होता है, तो सिंगल बॉन्ड में जो रोटेशन होता है, ये तो होता है फ्री रोटेशन। लेकिन जैसे ही डबल होता है, ये रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जैसा कि हम डेली लाइफ में जानते हैं, जो सिंगल होते हैं वो फ्रीली घूमते रहते हैं, फ्री रोटेशन। लेकिन जैसे ही वो डबल होते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन लग जाता है घूमने पर, कि घूमेंगे तो दोनों साथ साथ, एक अकेला नहीं घूम सकता। बिल्कुल वैसे ही है ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दोस्तों। ठीक है, अब ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्कीन। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ऑक्साइड में कार्बन नाइट्रोजन में रोटेशन, एजो कंपाउंड्स, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। एंड फोर्थ वन इज साइक्लोएल्केन, सिंगल होते हुए भी रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि ये एक साइकिल में है, एक चक्कर में है। ठीक है, साइकिल में, और जो चक्कर में आ गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम एल्कीन में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा हमने कहा था कि डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, अब ये डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होता है, वो देख रहे हैं हम। बिकॉज बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू अनहाइब्रिड कार्बन। तो ये जो अनहाइब्रिड कार्बन है, ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, ये जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है, ये पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का रीजन होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये रोटेशन को होने से रोकता है, और रोटेशन से होने को रोकने को ही हम कह देते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है,
अब ये तो हो गया कि पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करेगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है तो इसकी कंडीशन क्या है? क्या सारे एल्कीन जीआई करेंगे? तो ध्यान रहे, सारे एल्कीन जीआई नहीं करेंगे, उसमें से केवल वही जीआई करेंगे जिसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऐड हों, एटम्स या ग्रुप। जैसे इस एग्जांपल में देखें, अब आपको क्या करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इस कंपाउंड में देखना है कि ये जीआई करेगा या नहीं, आप बस सिंपल इस कार्बन से पूछें क्या आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप हैं? अगर हैं तो इस कार्बन की तरफ से हाँ है। इस कार्बन पर हम देखें, यहां भी दो डिफरेंट हैं इस कार्बन की तरफ से, और जब दोनों की तरफ से हाँ हो तो हम कह देंगे हाँ जीआई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगेन यहां पर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप, ओके। यहां दोनों डिफरेंट ग्रुप, ओके। यहां तो जीआई हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट, यहां पर भी दो डिफरेंट ग्रुप, इसकी तरफ से ओके, डिफरेंट ग्रुप, ओके, जीआई, ओके। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल हमने ले लिया कि जिसमें एक कार्बन पर तो डिफरेंट है लेकिन दूसरे पर सेम आ गए, जीआई नहीं। या ये कहें दोनों ही कार्बन पर अगर सेम आ गए ग्रुप, ये जैसे ए और बी, तो भी जीआई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जीआई की कंडीशन। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पर आते हैं कि अगर जीआई हो रही है तो इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी बनेंगे। अब जो कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे इनको हम क्या नाम दें? तो इसके लिए हमने दो कॉन्फ़िगरेशंस डिस्कवर किए हैं एल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। जो फर्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है सिस एंड ट्रांसफॉर्म। सबसे आसान है ये सिस एंड ट्रांस। ठीक है, ये कभी नहीं भूला जाता। और इसमें कैसे है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड में हो, यहाँ सेम साइड और अपोजिट साइड जो होता है वो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अगर डबल बॉन्ड को हम एक लाइन से कट करें तो ये जो साइड है ये अपर साइड, ये सेम साइड हो गई, लोअर साइड है ये सेम साइड हो गई, ये दोनों सेम। लेकिन अगर अपर और लोअर में कोई ग्रुप है तो वो अपोजिट साइड में काउंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखें अगर सेम ग्रुप जैसे CH3 सेम साइड में है तो इसको हमने कह दिया सिस, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो दोस्तों इसको हम कह देंगे ट्रांस। ठीक है, जैसे मान लो अब यहां पर ये सिस ट्रांस हमें इस तरह से बताना है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि ये जो ग्रुप्स हैं कार्बन पर, दोनों कार्बन पर कोई एक ग्रुप ऐसा हो कि जिसको देखकर हम सिस ट्रांस कहें। जैसे मान लो ये एक एग्जांपल हमने लिया, यहां हमने CH3 लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Cl, यहाँ हाइड्रोजन। अब यहां देख रहे हैं कि CH3 इधर है इधर नहीं, लेकिन एक हाइड्रोजन है जिसको देखकर हम सिस ट्रांस कह सकते थे। अगर मान लो यही एग्जांपल कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं जिसमें एक तरफ CH3 है, हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ OH है। अब आप देखो कि फोर ग्रुप्स तो सारे डिफरेंट, तो हम किसी को देखकर ये नहीं कह सकते ये सिस है या ट्रांस। यानी इसमें जीआई तो है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बट इसमें सिस ट्रांस नहीं बता सकते। तो सिस ट्रांस की दोस्तों एक लिमिटेशन हमें मिल गई कि दोनों कार्बन पर कोई एक ग्रुप सेम होना चाहिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज, सिस ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, और इसके लिए रेफरेंस हमने लिया है 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन, इसके हम एक बार आइसोमर्स देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं 2 ब्यूटीन में। एक तो बनता है सिस आइसोमर, हमें सिस ट्रांस ही देखने हैं बस, और दूसरा जो है ये है ट्रांस। इन्हीं की हमें प्रॉपर्टीज चेक करनी है, सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज। चलिए देखें, ये सिस सेम ग्रुप सेम साइड, ये ट्रांस। अब यहां जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले देख रहे हैं ये ग्रुप बहुत पास पास में आ गए, पास पास में आ गए हैं तो इनमें रिपल्शन भी होगा। ये ग्रुप दूर है, रिपल्शन कम होगा। और हम जानते हैं जब रिपल्शन ज्यादा होता है तो दोस्तों स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है? स्टेबिलिटी पर रिपल्शन ज्यादा होने से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है।
यहाँ ट्रांस जो है इस पर रिपल्शन कम है और सिस में रिपल्शन ज्यादा है, तो ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डाइपोल मोमेंट पर। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होगी। और दोस्तों डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है हमारी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब यहाँ तो कार्बन ही है, लेकिन कार्बन भी डिफरेंट है। ये sp3 कार्बन और ये sp2 कार्बन, और हम जानते हैं sp2 की EN ज्यादा होती है, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगी ये sp2 कार्बन की तरफ होगी। और यहां देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन है वो सेम, एक तरह से एक एंगल बनाते हुए, एटलीस्ट ये अपोजिट नहीं है। यहां अगर हम सेम डायरेक्शन देखें तो अपोजिट, और जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो डाइपोल मोमेंट जीरो, और जब अपोजिट नहीं हो तो नॉन जीरो। अपोजिट के अलावा कोई भी डायरेक्शन हो जीरो नहीं होता। अब हम जानते हैं नॉन जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट सिस का ट्रांस से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सिस ट्रांस हम टू ब्यूटीन के लिए देख रहे हैं, ध्यान रहे टू ब्यूटीन, अगर कोई कंपाउंड चेंज होगा तो हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाए। नेक्स्ट पोलैरिटी, और पोलैरिटी का सीधा सीधा रिलेशन क्या है? पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट हम ऊपर देख ही चुके हैं। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, और पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, तो पोलैरिटी की सॉल्युबिलिटी की सीक्वेंस भी यही हो जाएगी। सेम, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, और पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट, अगेन सेम ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट का डाइपोल मोमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड का होता है, और सॉलिड में हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग एफिशिएंसी ट्रांस की ज्यादा होती है सिस से, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ये ट्रांस का सिस से ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, ये तो था सिस ट्रांस। अब आते हैं EZ कॉन्फ़िगरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों ग्रुप डिफरेंट है सेम है, सॉरी सिस ट्रांस हो रही है नहीं हो रही, लेकिन EZ सब में होगा। अगर GI है तो EZ तो होगा। ठीक है, और इसके लिए हमने दो इसके कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं, EZ, E एंडजेजन और जूसामिन। ध्यान रहे ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये तो लैटिन वर्ड है जिनका कुछ मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है वो हम देख रहे हैं कि सेम प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम अपोजिट साइड में है तो E, और सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है तो Z। अब ये प्रायोरिटी क्या है? यहाँ प्रायोरिटी देखने से नहीं पता चलेगी, इसके लिए हमें कुछ रूल लगाने पड़ेंगे। कुछ रूल हम फॉलो करेंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी हाई है या प्रायोरिटी लो है। हाई प्रायोरिटी को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया है, लो प्रायोरिटी को हमने सेकंड प्रायोरिटी दे दिया है। देखते हैं इसमें कुछ रूल्स। ये रूल तीन साइंटिस्ट हैं, कोहेन, इनगोल्ड, प्रीलोम, इन तीनों ने मिलकर ये रूल बनाए हैं, इसलिए इसको हम शॉर्ट में CIP रूल भी कह देते हैं। CIP रूल दोस्तों देखते हैं क्या है रूल। सबसे पहले इसका फर्स्ट रूल, बेसिक रूल है कि हमें क्या करना होता है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इससे जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है इनके एटॉमिक नंबर को देखना है आपको। यानी एटॉमिक प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होगी। एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो हाई प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो लो प्रायोरिटी। जैसे इस एग्जांपल को देखें, यहाँ डायरेक्टली एटम अटैच्ड है फ्लोरीन और यहाँ है आयोडीन, और हम जानते हैं आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो फ्लोरीन से ज्यादा है, तो ये तो हो गया हाई प्रायोरिटी पर यानी फर्स्ट प्रायोरिटी। फ्लोरीन हो गया लो प्रायोरिटी पर। राइट साइड में आए क्लोरीन, ब्रोमीन, और हम जानते हैं कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन से ज्यादा है, ये हाई प्रायोरिटी पर हो जाएगा, और क्लोरीन लो प्रायोरिटी पर। क्या देख रहे हैं हम कि लो प्रायोरिटी सेम साइड, और जब सेम साइड में होगा तो इसको हम क्या कह देंगे? जेड। नेक्स्ट एग्जांपल जो राइट साइड में है इस पर आते हैं। यहाँ कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड आइटम है नाइट्रोजन और फ्लोरीन, और दोस्तों हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से कम होता है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, नाइट्रोजन का 7 है।
तो यहाँ इसको हम हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। राइट साइड में है नाइट्रोजन कार्बन में, हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये हो जाएगा हमारा ई, अपोजिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें हमें जो नेक्स्ट रूल है, सपोज कि एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तो क्या करें। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है और वो कंडीशन होती है आइसोटॉप। ठीक है, आइसोटॉप में हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो यहाँ प्रायोरिटी मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, या सीधा सीधा ध्यान रखें, जो भारी होगा वो भारी पड़ेगा, यानी जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा उसको प्रायोरिटी पर रखेंगे। देखें इसमें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एटॉमिक वेट राइट साइड में देखें, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, बट ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो इसको हम हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड। यहां पर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन और कार्बन, और हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको फर्स्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ फर्स्ट एटम को ही देखना है। अगर फर्स्ट एटम से आंसर आ जाए तो आंसर हम वहीं पर रोक देंगे। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि एक और कार्बन, नहीं, आंसर तो यहीं पर आ गया। ये हाइड्रोजन बीच में नहीं आ रहा, ध्यान रहे, ये तो कार्बन से अटैच है, यहां से तो डायरेक्ट कार्बन ही अटैच है। चलिए नेक्स्ट रूल, थर्ड। थर्ड रूल में क्या होता है कि अगर मान लो फर्स्ट एटम सेम हो तो हम नेक्स्ट एटम पर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत इजी कर देते हैं इसको आपके लिए। इजी कैसे करते हैं कि जैसे इस एग्जांपल पर आते हैं, पहले पहले लेफ्ट साइड में कार्बन, कार्बन सेम, तो इस कार्बन से नेक्स्ट थ्री वैलेंसी पर कौन कौन है। नेक्स्ट थ्री वैलेंसी पर है हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। ये सीक्वेंस आप कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले हाइड्रोजन को लिखें, कार्बन को लिखें, किसी को भी लिखो, आपको तो एक सेट बनाना है। नीचे इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, आपको तो बस एक सेट प्रिपेयर करना है, सीक्वेंस कोई भी रखो, आपकी इच्छा है। दोनों सेट में आप देखो हाई एटॉमिक नंबर किसका, वो है कार्बन का, लेकिन वो तो दोनों के पास है। फिर नेक्स्ट देखो एक और कार्बन है, इसका मतलब हम ऊपर वाले को हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे, नीचे वाले को लो प्रायोरिटी पर रखेंगे। अब आ जाते हैं राइट साइड में, यहां देखें कार्बन और इसमें भी कार्बन, इसके नेक्स्ट जो सेट बनेगा वो हाइड्रोजन का बनेगा, और इसका जो नेक्स्ट सेट बन रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि हाई एटॉमिक नंबर वाला नीचे वाले के पास है, ये हाई प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी, तो हमने इसको क्या कह दिया, ई फॉर। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए इसको अप्लाई करते हैं नेक्स्ट इधर। कार्बन के आगे कार्बन, कार्बन के आगे कार्बन, नेक्स्ट यहां पर है कार्बन, 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 और यहां है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब दोस्तों देखो इंटरेस्टिंग बात, इसके पास तीन कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर एटलीस्ट हाइड्रोजन से तो ज्यादा है, लेकिन इसके पास एक ऑक्सीजन है, और आपको क्या करना है, दोनों सेट में अगर हाई एटॉमिक नंबर का एक भी एटम हो तो उसी सेट को हाई प्रायोरिटी पे रखना है। ध्यान रहे, हम ये नहीं सोचेंगे देखो इसके पास तीन तीन कार्बन है, हमें कोई मतलब नहीं इन तीन कार्बन से, हमारे लिए तो एक ऑक्सीजन काफी है, कि मेरे लिए तुम काफी हो, ऑक्सीजन काफी है। चलिए नेक्स्ट, अब इधर आते हैं, तो ये हाई प्रायोरिटी पर हो गया। नेक्स्ट इधर कार्बन, कार्बन, यहां है दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, यहां पर है हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन। तो दोस्तों हम समझ गए कि नीचे वाले को हाई प्रायोरिटी पे रखना है। हाई प्रायोरिटी सेम साइड, ये हो जाएगा जेड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रूल, फोर, फोर्थ रूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। ये एक ऐसा रूल है जिसमें होता तो नहीं है बट मानते हैं सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग, ये सीआईपी वाले मनवा लेते हैं। ठीक है, अब ये रूल क्या है, अगर कोई डबल बॉन्ड है, या ये कहे मल्टीपल बॉन्ड का रूल है, कि अगर मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हम उसको मान लेते हैं कि वो उतने एटम हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हम मान लेते हैं कार्बन पर दो ऑक्सीजन है, कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, हम इस कार्बन पर क्या मान लेंगे कि थ्री नाइट्रोजन अटैच्ड है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल,
इस एग्जाम्पल पर कार्बन से कार्बन और कार्बन से नाइट्रोजन, तो ये यहाँ तो हमारा कंफ्यूजन पहले ही स्टेप में खत्म हो गया कि नाइट्रोजन को हम हाई प्रायोरिटी पर रखेंगे, नेक्स्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। यहां देखें कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, अब यहां नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। तो यहां पर है हाइड्रोजन डबल बॉन्ड का मतलब दो ऑक्सीजन, यहां पर दो हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड का मतलब एक ऑक्सीजन। अब दोस्तों बताओ किसको हाई प्रायोरिटी पर रखें? तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कह रहा है कि इसको हाई प्रायोरिटी पर रखो। सेम प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड ई। अगेन कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, यहां ट्रिपल, देखो कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब ऊपर वाले में 3 नाइट्रोजन है हमारे पास, नीचे वाले में डबल बॉन्ड का मतलब 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। भले ही यहाँ पर 3-3 नाइट्रोजन, हमें इसका टोटल नहीं करने लग जाना है, हमें तो हाई एटॉमिक नंबर वाला चाहिए। हमारा तो एक ही लाइन कि हाई एटॉमिक नंबर हमारे लिए तो काफी हो, और ये हाई प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी। चलिए नेक्स्ट, डबल बॉन्ड का मतलब 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 कार्बन। जैसे ही 3 कार्बन देखे, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर ने इसको हाई प्रायोरिटी पे रख दिया, और ये कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस हम में कूट कूट के भरा हुआ है जैसा हम जानते हैं। नेक्स्ट, अब ये आइसोमेरिज्म हम देखते हैं ऑक्साइम्स में। ऑक्साइम, पहले तो ये देख लेते हैं ये ऑक्साइम क्या होता है दोस्तों। तो ऑक्साइम जो होता है, ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में एक रिलेशन है। यहाँ ये कुछ हमने ए एंड बी, ये OH, यहाँ लॉन पेयर। तो दोस्तों नाइट्रोजन के पास तो 2 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, कार्बन के पास भी अगर 2 डिफरेंट ग्रुप हो जाए तो Gi हो जाए। अब ये जो कंपाउंड बनता है ये एल्डिहाइड कीटोन से बनता है, कार्बोनिल ग्रुप से। ये जब हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑक्साइम मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर ये एल्डिहाइड कीटोन से बन रहा है तो एल्डिहाइड से बने तो एल्डोक्साइम, और कीटोन से बने तो कीटोक्साइम, ठीक है। एल्डिहाइड को हम इस तरह से देख सकते हैं, ये होता है एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड तो ये भी है। तो ध्यान रहे, ये फॉर्मेल्डिहाइड का जो ऑक्साइड बनेगा वो जीआई शो नहीं करेगा, अदरवाइज जितने भी एल्डिहाइड हैं ये ऑक्साइड जो बनाएंगे वो जीआई शो कर जाएगा, बस फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइड नहीं करेगा। क्योंकि एल्डिहाइड अगर है तो हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, और दूसरी तरफ कार्बन चेन होगी अगर वो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है। चलिए देखें, तो यहां पर हमें सिन एंटी बताने हैं। ऑक्साइड के लिए है सिन एंटी, और सिन एंटी में रेफरेंस है हाइड्रोजन OH। HOH सेम साइड में है तो इसको सिन कह देंगे, HOH अपोजिट साइड में है तो दोस्तों इसको हम कह देंगे एंटी। बहुत आसान है। एल्डोक्साइड, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है कीटोक्साइड में। एक तो कीटोन की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ कार्बन चेन होंगी, इसकी एक कंडीशन क्या है कि ये जो कार्बन चेन है कीटोन वाली जो कीटोक्साइड बनाए, ये सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सेम हो गए तो जीआई नहीं हो पाएगी, यानी केवल ऐसे कीटोन ही ऑक्साइड फॉर्मेशन करेंगे जिसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो दोनों की प्रायोरिटी भी देनी पड़ेगी अपने को, और यहां पर जो हम प्रायोरिटी देते हैं ये प्रायोरिटी होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ये है मिथाइल, एम से स्टार्ट हो रहा है, ये है इथाइल, ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ मिथाइल इथाइल को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देख लिया। अब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है प्रायोरिटी पर, अगर वो OH की साइड है तो सिन, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर OH के अपोजिट है तो एंटी, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑक्साइड की कॉन्फ़िगरेशंस को भी बता सकते हैं और ऑक्साइड में जीआई को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे आसान है एजो कंपाउंड। कुछ इसमें बातें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। सबसे पहला, ऑल एजो कंपाउंड शो जीआई। जब ऐसी कोई लाइन हमें सुनने को मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो इससे ये क्वेश्चन तो हट गया कि कौन कौन से एजो कंपाउंड जीआई शो करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हमारे लिए इसने आसान कर दिया। अब दूसरे पर आते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन।
और दोस्तों इसके कॉन्फ़िगरेशन की खास बात, जो आपको सिन लगे वो सिन होगा, जो एंटी लगे वो एंटी होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें लग रहा है कि सेम ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं तो सिन बोल देते हैं। देखो सिन निकला। सेम ग्रुप अपोजिट साइड में आ रहे हैं, हमारे माइंड में एंटी आता है, एंटी ही होता है। कितना आसान है ये। ठीक है, तो सबसे आसान है एजो कंपाउंड। नेक्स्ट आते हैं साइक्लिक के अंदर। साइक्लोएल्केन में अब हम जीआई देख रहे हैं। जैसा हमने कहा साइक्लिक में सिंगल बॉन्ड पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलता है। अगर हम देखें इस बॉन्ड को रोटेट कराना चाहे तो नहीं होगा, पूरा मॉलिक्यूल रोटेट होने लग जाएगा क्योंकि ये इंटरकनेक्ट है आपस में। ठीक है, तो यहां पर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, अदरवाइज बाकी सब में डबल बॉन्ड में हो रहा था। ठीक है, इसकी कंडीशन भी बहुत आसान है। कंडीशन आसान कैसे है कि साइक्लिक कंपाउंड कोई भी हो, आपको तो जैसे मान लो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, आपको बस ये चेक करना है कि कोई दो कार्बन, कोई भी दो कार्बन, जैसे यहां पर देखें, यहां पर आ रहा है एनी टू कार्बन, आपको बस कोई दो कार्बन ढूंढने हैं, चाहे वो कंटिन्यू कार्बन पर हो जिस पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे हों, दो डिफरेंट ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप, चाहे वो पूरी रिंग में कोई भी दो कार्बन हो, चाहे वो एडजेसेंट हो, चाहे वो अपोजिट हो, चाहे अल्टरनेट हो, जैसा आपको उस क्वेश्चन में मिल जाए। टू डिफरेंट ग्रुप ऑन एनी टू कार्बन ऑफ साइक्लिक चेन। यहाँ हम देख रहे हैं 3 मेंबर्ड रिंग है, और 3 मेंबर्ड रिंग में यहाँ ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। इसको हमने सिस फॉर्म नाम दे दिया। सेम साइड अपोजिट साइड ट्रांस, सेम साइड अपोजिट साइड, ये हो गया ट्रांस अपोजिट साइड, ये हो गया सिस। इसके कुछ और एग्जांपल हम लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम साइक्लोएल्कीन का देख लेते हैं। इस साइक्लोएल्कीन इस साइक्लिक हो और डबल बॉन्ड हो, इसकी एक कंडीशन है कि साइक्लिक चेन में मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए। ऐसा क्यों होता है? अगर हम ये देखें, जैसे हमने साइक्लोएल्कीन बना लिया और हम देखें यहां हाइड्रोजन है, साइक्लोहेक्सीन, हम सोचें कि ये तो हमें देखने से सिस लग ही रहा है, तो क्यों ना इसका ट्रांस बना लें। जब हम इसका ट्रांस बनाने गए तो ट्रांस बनाने के लिए हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिली, ये इसका ट्रांस है, बट ये है तो सिस ट्रांस, बट ये बन नहीं पाता क्योंकि इसमें जो फ्लिपिंग हो रही है, ये फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं होती 6 मेंबर्ड रिंग तक। तो ये जो फ्लिपिंग, अगर सॉरी 7 मेंबर्ड रिंग तक, अगर ये फ्लिपिंग हमें करानी है, हम चाहते हैं सिस का ट्रांस बने, ये दोनों बने, तो इसके लिए मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन जीआई करेंगे। सपोज एक एग्जांपल हमने ये देखा, अब यहां पर हम देख रहे हैं 8 मेंबर रिंग, जीआई हो जाएगी। अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह का 10 मेंबर रिंग का कोई क्वेश्चन बना दिया और ये कहें क्या इसमें जीआई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि ये डबल बॉन्ड है और ये CH3 तो है, बट वो इसमें जीआई होगी कि नहीं, तो हम कहें डबल बॉन्ड तो नहीं करेगा क्योंकि मेंबर 6 मेंबर रिंग नहीं है, बट यहां पर हमें जो बाकी सिंगल बॉन्ड पर ये कंडीशन मिल गई, तो यानी ओवरऑल मॉलिक्यूल जीआई करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरे मॉलिक्यूल में कहीं कोई दो कार कोई एक कंडीशन मिल जाए, चाहे वो सिंगल बॉन्ड वाली कंडीशन मिले चाहे डबल बॉन्ड वाली, जीआई हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, अगर मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लिया और हमसे पूछा जाए क्या जीआई होगी, डबल बॉन्ड पर तो नहीं होगी, सीधा सीधा हमारी तरफ से ना है क्योंकि डबल बॉन्ड पर 6 कार्बन नहीं है। लेकिन यहां पर हम देखें सिंगल बॉन्ड पर, तो ये ध्यान रहे इस पर तो दो ग्रुप हैं, लेकिन यहां तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एक ही ग्रुप है, यानी ये भी जीआई नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब सपोज करें कोई ऐसा एग्जाम्पल हमें गिवन है कि जिसमें डबल बॉन्ड तो है बट वो रिंग के अंदर नहीं है, ना वो रिंग के बाहर है,
सिर्फ कनेक्टिंग डबल बॉन्ड है, ये कनेक्टिंग डबल बॉन्ड है। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है कि यहां हम देखें कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप, ये ठीक है, इसकी तरफ से हाँ है। अब इस कार्बन पर अगर देखना है तो बिल्कुल मिडिल से एक लाइन बनाते हैं, जो इस लाइन पर आ जाए उसको काट दो, मिटा दो, भूल जाओ, इस कार्बन को इग्नोर करो। बाकी ग्रुप अगर सेम है, ये देखो सेम आ रहे हैं, तो मतलब जीआई नहीं। लेकिन अगर हम कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लें, जैसे दोस्तों ये एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है और ये कुछ इस तरह से, अब हम यहां से जब डिवाइड करेंगे, भाई बाहर वाले की तरफ से तो वैसे ही हाँ है, अगर अंदर वाला भी हाँ कर दे इस बार डिफरेंट, तो जीआई हो जाएगी, ये जीआई हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जो हमारे माइंड में अक्सर आता है कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, क्या ये जीआई करेगा? तो यहां देखें, ये सेम ग्रुप है, यानी डबल बॉन्ड की वजह से जीआई नहीं। लेकिन दोस्तों सिंगल बॉन्ड पर तो कंडीशन मिल रही है। कौन सी कंडीशन? टू डिफरेंट ग्रुप ऑन एनी टू कार्बन मीन्स दिस कंपाउंड विल शो जीआई ड्यू टू कंडीशंस ऑफ रिंग, सिंगल बॉन्ड कंडीशन। ठीक है दोस्तों, ये जीआई करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करता है। ये कुछ ऐसे एग्जांपल, सपोज हमने बाहर दो डिफरेंट ग्रुप लगा दिए और यहाँ पर ये भी डिफरेंट ग्रुप लगा दिए। अब हम कहें कि क्या ये जीआई, अब क्वेश्चन, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि एक कंडीशन तो ये मिल गई दोनों डिफरेंट, और एक कंडीशन ये मिल गई, तो जीआई होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम कहेंगे जीआई नहीं। क्यों? इस कार्बन पर तो डिफरेंट हो गए, लेकिन जब इस रिंग को हमने डिवाइड किया तो ये जो कार्बन है वो उस लाइन पर आ गया जिस लाइन से हमें कट करना था। और हमने कहा था जो लाइन पर आ जाए उसको भूल जाओ, मिटा दो, हटा दो, लाइन से मिटा दो उसको। ठीक है, इग्नोर करो। तो यहाँ इस ग्रुप को हमें चेक ही नहीं करना, हमें तो बाकी ग्रुप को चेक करना है, वो दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब जीआई नहीं। दो अलग अलग कंडीशन को मिक्स नहीं करना आपको, या तो आप डबल बॉन्ड की इस कंडीशन को ही देखो या इस कंडीशन को ही। ऐसा नहीं कि आधी कंडीशन तो हाफ ये और हाफ ये हो गई कंप्लीट, ये गलत मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जीआई की हमने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है दोस्तों, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम पहले देख चुके हैं एक वीडियो में, जिसका टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, वो तो आपने देख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप कनेक्टेड रहें इस यूट्यूब चैनल से, इसमें आपको और नेक्स्ट बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहें इसको।